अगले अतिथि के तौर पर हम निमंत्रित करना चाहते हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय HL रेकवार साहब। इनको हम निमंत्रित करते हुए आए और अपनी बात रखें। सभी गुरुओं, महापुरुषों को, मूल निवासी समाज के समस्त संतों को, जन नायकों को नमन करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटक मान्यवर कोनेश्वर स्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिंगायत मोर्चा नई दिल्ली, और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि मान्यवर मनजीत सिंह, सिख धर्म गुरु, राष्ट्रीय अधिवेशन की प्रस्तावना रखने वाले मान्यवर सुरेश दादा पाटिल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, और मंचासीन सभी अतिथि और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे समस्त मूल निवासी भाइयों, और इस लाइव कार्यक्रम को पूरे भारत के और भारत के बाहर जो भी साथी लोग देख रहे हैं, उन सभी को जय जोहार। साथियों, ये भारत मुक्ति मोर्चा नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये भारत को किससे मुक्त करवाना है, ये साधारण एजेंडा नहीं है। और इन्होंने गुलाम किसको बना रखा है? भारत के वो 85% मूल निवासी लोग हैं, वो समस्त मूल निवासी पहचान खोए हुए लोग हैं। DNA के माध्यम से सिद्ध हो चुका है कि भारत में जो भी विभाजन हुआ है, जो भी अलग अलग पहचान में आज वर्तमान में पाए जाते हैं, चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी में जो तमाम प्रकार के धार्मिक समूह हैं, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बुद्धिस्ट धर्म हो, लिंगायत धर्म हो, जैन धर्म हो, और आदिवासियों के भी अलग अलग धर्म हैं। तो तमाम ये अलग अलग पहचान से पाए जाने वाले का मूल कारण है कि लोग कहते हैं कि इसका मूल कारण क्या है? ये तो परिणाम है। मूल कारण है ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के गैर बराबरी, ऊंच नीच, छुआछूत से प्रताड़ित, अपमानित और शोषण के कारण इनका विभाजन हुआ। इसके कारण इन्होंने अपना अलग अलग पहचान कायम की, अपना धर्म अलग अलग। और 21 मई 2001 को DNA रिसर्च के माध्यम से ये सिद्ध हो चुका कि हम तमाम प्रकार के SC, ST, OBC और तमाम प्रकार के हमारे अल्पसंख्यक जो अलग अलग धार्मिक पहचान में पाए जाते हैं, वो समस्त बिछड़े हुए लोग हैं। हमारा DNA एक है, हम इसका मतलब हमारे पुरखे एक थे, और हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति जो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट सभ्यता थी, उसके हम संहारक है।
और आज वर्तमान में जो आदिवासी एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह है जो भारत में 8% पाए जाते हैं, वो भी इसी तरीके से इस ब्राह्मणवाद की ऊंच नीच गैर बराबरी से प्रताड़ित होकर के इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की और सदियों से ये बिछड़ा हुआ यानी मूल निवासी समाज से जिस तरीके से सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट अलग अलग पहचान कायम की, इस तरीके से आदिवासियों की अपनी अलग पहचान आज वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक पहचान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दी गई है। तो साथियों, आज उस आदिवासी को तमाम प्रकार से उसकी मूल पहचान खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। कभी उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। BHU का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे उनको विदेशी घोषित कर रहा है। विकास के नाम पर उनको जल जंगल ज़मीन से विस्थापित करके उनकी मूल पहचान मतलब उनका शेड्यूल एरिया से जब वो बेदखल हो जाएंगे तो अपना सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं सब खत्म हो जाएगी, उनकी मूल पहचान खत्म हो जाएगी, उनको तमाम संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे और जो विशेष अधिकार मिले हुए वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तमाम जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इसके अलावा कॉमन सिविल कोड के माध्यम से अभी पिछले टाइम भी ये चल रहा था और अभी वर्तमान में भी चर्चा में हो रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाया जाए। अब कॉमन सिविल कोड लाने से जितने भी अलग अलग पहचान वाले लोग हैं, वो जिनको भी अलग अलग जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अगर वर्तमान में षड्यंत्र हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर टारगेट में RSS और उनके सहायक संगठनों ने ले रखा है, वो आदिवासी है। वो आदिवासियों की पहचान खत्म करने के लिए आज विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। आज वर्तमान में बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के माध्यम से आदिवासियों में जो जागृति लाई और आदिवासियों में जो विभिन्न स्तरों पे उनकी विभिन्न समस्याओं, उनके अधिकारों के बारे में उनको जागरूक किया, उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर आदिवासियों में जागृति आई है। उस जागृति के कारण आज तमाम प्रकार के आदिवासी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भी लगभग 22 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। उसमें अच्छे कार्यकर्ता और केडरबद्ध कार्यकर्ता और प्रशिक्षित कार्यकर्ता का निर्माण हो रहा है और वो निरंतर समाज में जागृति का अभियान चला रहे हैं। उसका परिणाम स्वरूप आज भारत सरकार जो बीजेपी सरकार है और विभिन्न राज्यों में उनकी सरकारें हैं बीजेपी की, वो लोग बिरसा मुंडा, टंट्या भील, सिद्धू कानू, इन तमाम महापुरुषों की जयंतियां और शहादत दिवस मनाने के बहाने उन आदिवासी महापुरुषों का कपोल कल्पित साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे अभी कोणेश्वर स्वामी जी ने उस बुक्स का और प्रोफेसर विलास खरा साहब ने एक बुक का कि किस तरीके से लिंगायतों का चरित्र हनन किया जा रहा, उनका किस विकृतीकरण किया जा रहा है, उसी तरीके से आदिवासी महापुरुषों का आज वर्तमान में शहादत दिवस और जन्म जयंती के बहाने उन आदिवासी महापुरुषों की जयंतियां मना रहे हैं और कपोल कल्पित उनके बारे में कि वो धर्म रक्षक थे, वो धर्मवीर थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अरे वो अगर धर्म रक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित थे, तो आज वो बिरसा मुंडा, टंट्या भील, सिद्धू कानू या तमाम आदिवासी महापुरुष आज क्यों याद आ रहे हैं? आज से 10 साल पहले क्यों नहीं याद आए? और यदि वो ऐसे थे तो उनको स्कूल के या कॉलेज के शिक्षा के पाठ्यक्रम में आप लोगों ने उनके क्रांतिकारी आंदोलन को क्यों नहीं पढ़ाया? आज उनको अगर पढ़ाते तो आज सिर्फ पुतले लगा देने से, जयंती मनाने से उन आदिवासियों के इतिहास का पता नहीं चलता, उन आदिवासी महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्ष के बारे में पता नहीं चलता है। हमारे आदिवासी
बस पुतले की अगरबत्ती लगाएगा, फूल चढ़ाएगा, पूजा करने लग जाएगा, मतलब ब्राह्मणों की एक दुकान और चालू हो जाएगी। वास्तव में यदि आदिवासी महापुरुषों के आप चिंतक हो तो आज वर्तमान में पाठ्यक्रम में पढ़ाइए और हम बताते हैं कि उन आदिवासी महापुरुषों का त्याग बलिदान संघर्ष क्या है, और उनके बहाने वो गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। अरे जो आदिवासी 50% विकास के नाम पर उन आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन से विस्थापित कर चुके हैं, वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है। और जो आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आता है उसको नक्सलवाद के नाम पे मारा जा रहा है। लगभग 200 से ऊपर जिलों में आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पे मार रहे हैं और गौरव दिवस मना रहे हैं, उनके महापुरुषों की जन्म जयंती मना रहे हैं। तो ये मात्र और मात्र सिर्फ आदिवासियों का जो वोट बैंक खिसक रहा है, और आदिवासी तमाम प्रकार के संगठन और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ बामसेप के साथ में, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में मिलजुल करके आदिवासियों में जो जन जागृति का अभियान चला रहे हैं, उसका परिणाम है कि उन आदिवासियों को फिर अपने जाल में फंसाया जाए। उसके लिए करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं। अभी 15 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा जयंती पर आए, लगभग 55 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया। और वो पैसा कौन सा? जो आदिवासियों के आर्टिकल 275 के तहत आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए जो पैसा आता है भारत सरकार के द्वारा, वो पैसा बिरसा मुंडा जयंती पर प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसीलों में बस उपलब्ध करवाई, वहाँ लगा दी, चपरासी से लगा करके और तहसील में, जिले में टारगेट दे रखा, चपरासी से लगाकर कलेक्टर को उस काम पे लगा रखा है कि नरेंद्र मोदी की रैली में जो भोपाल में होने जा रही है, उस रैली में आप आइए, बस खड़ी है, आपको फ्री में आना है, फ्री में जाना है, खाना मिलेगा, ठहरने की व्यवस्था है, चाय पानी है। 3 दिन के लिए वहाँ लाया गया, लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए खर्च किया। और उन बसों में आप लोगों को बता दें कि वो आदिवासी नहीं बैठे उसमें, तो 50 से 60% गैर आदिवासी उन बसों में बैठ करके आए और वहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए नरेंद्र मोदी के, कि हाँ नरेंद्र मोदी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री आए थे, उन प्रधानमंत्री को कि भीड़ आदिवासियों की भीड़ है। मीडिया ये बताता कि इतने बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री की रैली में इतने आदिवासी आए थे, उसमें से 60% गैर आदिवासी थे, सिर्फ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में खाना है, उनके जा क्या रहा है। तो साथियों, इस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये जो बजट आदिवासियों के विकास और कल्याण के नाम पर भारत सरकार ने दिया था, उसका ये जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने ये खर्चा किया है, फिजूल खर्चा किया है, अपनी पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने के लिए और अपनी खिसकती हुई वोट बैंक को बचाने के लिए जो खर्चा किया है, इसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे कि जो आदिवासी कल्याण और विकास के लिए जो राशि आई थी, उसका आपने इस तरीके से आप सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए और आदिवासियों को मूर्ख बनाने के लिए ये आपने खर्च किए है। हम बहुत जल्दी इसके बारे में चर्चा करके और बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से केस दायर किया जाए, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं उनके माध्यम से हम इस पे केस करेंगे। और मैं अंत में साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी 2022 को जो भारत बंद का आह्वान किया है, उनकी जातीय आधारित जनगणना न करने के विरोध में, ईवीएम के विरोध में, निजीकरण में आरक्षण लागू करने के लिए, किसानों के विरोध में बने 3 कृषि कानून, मजदूरों के विरोध में बने कानून, उनके लिए जो 31 जनवरी 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, मैं राष्ट्रीय
आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारा 22 राज्यों में नेटवर्क है, लगभग 200 जिलों में नेटवर्क है। हम 22 राज्योों के आदिवासी और 200 जिलों के आदिवासी इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 31 जनवरी 2022 को जो भारत बंद किया जा रहा है उसमें हम तन मन धन से साथ सहयोग और समर्थन में हैं। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद हर स्तर पर अपने झंडे डंडे के साथ में हम सम्मिलित होंगे। हम पुरजोर समर्थन करते हैं और ये एकमात्र भारत मुक्ति मोर्चा ऐसा है जो मूल निवासी समाज के तमाम सामाजिक समूह हो या तमाम अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं, इसमें हम मिलजुल करके साथ सहयोग कर रहे हैं। उसमें आदिवासी भी हर तरीके से तन मन धन से साथ सहयोग करेगा। और मैं इस वक्त पर, इस मौके पर इतनी ही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे आज बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद रेकवाल साहब। गेस्ट के तौर पर प्रोफेसर DR कसाब सर, वरिष्ठ कार्य